Hello viewers, welcome to our channel LTT Let's Tech Talk. This is सी श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दैट इज क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके सेल परचेज पर जो भी गेन होता है उस पर हम इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट करते हैं. तो पहले बात आती है वर्चुअल डिजिटल एसेट होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है. अगर हम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी और हमारे को यूएस करेंसी में कन्वर्ट करानी है तो हमारे लिए एक बीच में इंटरमीडियरी होता है दैट इज़ बैंक. जो बैंक है वो पेयर और पेई दोनों को वेरीफाई करेगा और उसके बाद अमाउंट रेमिट करेगा जिस भी करेंसी में हम रेमिट करना चाहते हैं. तो ये तो बात थी नॉर्मल बैंकिंग की जिसमें इंटरमीडियरी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम करता है, पेयर पेई को चेक करता है, वेरीफाई करता है और फिर ट्रांजैक्शन थ्रू होती है. मगर वर्चुअल डिजिटल एसेट में इंटरमीडियरी की जगह एक टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन. जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन के थ्रू होती है इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म. अब ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, जैसे हर ट्रांजैक्शन के लिए हम लेजर मेंटेन करते हैं वैसे ही ब्लॉकचेन में भी लेजर मेंटेन होते हैं. बायर और सेलर दोनों का एक लेजर मेंटेन होगा. अब लेजर एक नॉर्मल सेंस में मेंटेन नहीं होगा, वो लेजर जो होगा एक क्रिप्टिक फॉर्म में, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में मेंटेन होगा जिसको बोलते हैं हैशिंग फंक्शन, जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट को एक कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ओपन करे तो उस टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ लेजर. तो ऐसे ही उस ब्लॉक में हैश फंक्शन के थ्रू हैशेस जनरेट होंगे और उसमें हर ट्रांजैक्शन का डेटा होगा और हर ट्रांजैक्शन के लिए एक हैश फंक्शन जनरेट होगा. ऐसे ही जितने भी ब्लॉक्स बनते जाएंगे, जो एक ब्लॉक का लास्ट हैश फंक्शन होगा वही कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे ब्लॉक का ओपनिंग हैश फंक्शन. ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा फॉर ऑल दी ट्रांजैक्शन फॉर मल्टीपल बायर्स एंड सेलर्स, जो कि ये ट्रांजैक्शन और हैश फंक्शन वेरीफाई होते हैं थ्रू माइनिंग. जैसे कि हमारे में बैंकर वेरीफाई करता था, यहाँ पे भी माइनिंग होती है जो कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहे होते हैं. अब क्योंकि एक ब्लॉक का क्लोजिंग हैश फंक्शन दूसरे ब्लॉक का ओपनिंग हैश फंक्शन होगा तो इस तरह से ये चेन कनेक्टेड रहती है उस हैश फंक्शन से, जिससे कुछ भी डेटा में डिस्टर्बेंस होना पॉसिबल नहीं है. क्योंकि एक भी हैश फंक्शन अगर डिस्टर्ब होगा तो पूरी चेन डिस्टर्ब होगी विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो दिस इज हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स इन अ कोडेड फॉर्म दैट इज हैश फंक्शन. तो ये तो था छोटा सा ओवरव्यू कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है. ब्लॉकचेन के थ्रू वर्क करती है जो कि मोर सिक्योर है क्योंकि इसमें डेटा हम मल्टीलेट नहीं कर सकते हैं. अब बात आती है अगर कोई रेजिडेंट असेसी क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो उसका इनकम टैक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, इनकम टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन रहेगी. कोई भी रेजिडेंट असेसी अगर क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज करता है, अगर क्रिप्टो करेंसी से कोई भी गेन होता है देन दैट गेन इज डायरेक्टली चार्जेबल टू टैक्स एट द स्पेशल रेट ऑफ 30%. अब जैसे हमने देखा है कि हमारा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो हमारा उसके लिए एक पीरियड डिफाइंड है, इधर 1 ईयर और मोर या फिर 3 ईयर और मोर. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा. मगर क्रिप्टो करेंसी के केस में कोई भी ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन पे जो भी गेन होगा उस पर डायरेक्ट 30% टैक्स है. अभी तो ये बात थी गेन की. अब गेन के अलावा अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में क्या होगा. क्रिप्टो करेंसी का कोई भी लॉस किसी भी इनकम और क्रिप्टो इनकम से भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, ना तो करंट ईयर में और ना ही क्योंकि ये सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है तो ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है. नीदर द असेसी कैन सेट ऑफ एनी लॉस फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी नॉर इट इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन मानेंगे या बिजनेस एंड प्रोफेशन ट्रांजैक्शन मानेंगे. कोई असेसी कितनी फ्रीक्वेंटली क्रिप्टो करेंसी में डील करता है वही फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी ये नेचर क्या है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है. अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन की गई है तो वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएंगी. और अगर उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं है, एक नॉर्मल वे से ट्रांजैक्ट किया गया कि हाँ हम इसे कैपिटल गेन में या एज एन इन्वेस्टमेंट किया गया है तो हम इसको कैपिटल गेन में कंसीडर करेंगे. तो अब बात आती है हमें ITR
ITR फॉर्म में कैसे शो कर रहा होगा। अब हमारे इसमें 2 ITR फॉर्म्स यूज कर सकते हैं हम, ITR 2 एंड ITR 3। अगर तो असेसी सिर्फ और सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन शो करना चाहता है तो ITR 2 एप्लीकेबल होगा। अगर इसे बिजनेस इनकम शो करना चाह रहा है तो ITR 3 एप्लीकेबल होगा। ITR 3 में हम एज अ कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं और एज अ बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि ITR तो हमने चूज कर लिया, बट हमें शो कैसे करना है। तो इसको शो करने के लिए, इसको रिपोर्ट करने के लिए हमें शेड्यूल, जब हम मल्टीपल शेड्यूल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे को एक शेड्यूल चूज करना होगा, शेड्यूल VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट। जब हम शेड्यूल VDA सेलेक्ट करेंगे और उसको फिल करेंगे, वो हमसे 4 पॉइंट्स पूछता है, दैट इज डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर एक नेचर पूछता है कि नेचर क्या है, और उसमें ड्रॉप डाउन आ रहा होता है, वी हैव टू चूज ईदर कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम। जो भी हम कंसीडर करना चाहते हैं, कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम, वो हम चूज करेंगे और ये डेटा फिल करेंगे। ऑटोमेटिकली वो कैपिटल गेन या बिजनेस गेन जो भी है वो कैलकुलेट करेगा। मगर इन द केस ऑफ लॉस वो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेगा, जो फाइनल फिगर अमाउंट रहेगा वो नील रहेगा, क्योंकि हमारा लॉस जो है वो ना तो सेट ऑफ होता है और ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर सपोज करिए मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख का क्रिप्टो करेंसी खरीदा और उसको 12 लाख में बेचा, तो 2 लाख का मुझे गेन हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने और की जिसमें मैंने 12 लाख का खरीदा और 10 लाख का बेचा, तो इसमें मुझे 2 लाख का लॉस हो रहा है, बट वहां पे फिगर 0, उस ट्रांजैक्शन आइटम के अंडर मेरा जो फाइनल फिगर है वो 0 आ रही होगी। तो नेट इनकम अंडर VDA विल बी 2 लाख, और 2 लाख पे वो 30% टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से हम अपने ITR फॉर्म में इनकम अंडर VDA शो कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कोई रिबेट या डिडक्शंस अवेलेबल हैं। नहीं, हमें कोई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके अलावा हमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे हम कोई और कैपिटल गेन निकालते हैं तो जो भी हमारे ट्रांसफर चार्जेस और एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज कमीशन जो भी होता है हम उसे कंसीडर करते हैं। मगर क्रिप्टो करेंसी के केस में हमें सिर्फ एक ही डिडक्शन अवेलेबल है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा उसके लिए एक रिबेट अवेलेबल है, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि हमें नॉर्मली टैक्स स्लैब के थ्रू टैक्स कैलकुलेट करने पर 12,500 की मिलती है। वो हमारे को क्रिप्टो करेंसी के टैक्स, जो स्पेशल रेट का टैक्स हमारे को लेवे हुआ है 30%, उस पर भी अवेलेबल होगी, और जो भी हमारा टैक्स बनेगा वो हमारे को पे करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो भी हमारा TDS डिडक्ट होता है क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन पर, तो उसका क्या किया जाए। उसका भी सिमिलरली जब हम पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो इनकम टैक्स क्रेडिट मिलता है TDS का, कोई TCS एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो वैसे ही हम जो TDS क्रिप्टो करेंसी पे डिडक्ट हुआ है उसका भी क्रेडिट अवेल करेंगे, और जो बैलेंस टैक्स होगा दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है, इस पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट क्योंकि इनकम टैक्स प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गया है इसलिए हम माने कि इंडिया में लीगल हो गया है, तो ये कहना भी सही नहीं होगा। तो स्टिल इट इज नॉट क्लैरिफाइड येट whether cryptocurrency is legal or illegal in India. I hope जो हमने प्रोविजन डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू वर्चुअल डिजिटल एसेट, उस पे आप लोग को क्लैरिटी आई होगी, और अब आप अपना ITR फॉर्म में इसको क्लियरली रिपोर्ट कर पाएंगे। फिर भी कोई आपको क्लैरिफिकेशन या डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे ट्राई करूंगी सॉल्व करने की। सो थैंक यू फॉर टुडे, do subscribe to my channel, stay safe, stay healthy, bye bye, see you tomorrow at 6 PM sharp.